गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। क्या एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर सकती है जबकि गवाह और सबूत सभी मौजूद हों? ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि एफआईआर दर्ज होने के बाद जो पुलिस का प्रमुख कार्य होता है वह अनुसंधान करना और संपत्ति जब्त करना, गवाहों के बयान लेना और पूरा चालान तैयार करके कोर्ट में पेश करना होता है। लेकिन पुलिस इससे हटके जब कार्य करे कि ना तो गवाह ले ना संपत्ति जब्त करे और उसके बाद एफआईआर दर्ज होने के बाद सीधी क्लोजर रिपोर्ट पेश कर दे, तो इस कंडीशन में हमें क्या कानूनी रास्ते होंगे, आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो में जो महत्वपूर्ण चीज है, इसमें एक भगवत सिंह विरुद्ध कमिश्नर ऑफ पुलिस 1985 का एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जो बड़ा महत्वपूर्ण है, और सुधीर रंजन मोहते विरुद्ध यूओआई 2017 एसीसी ऑनलाइन एमपी, ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है जो हमारे वीडियो के टाइटल से संबंधित है। इसमें एक जो प्रकरण है, इसमें सर कुल 5 ड्राफ्टों पर भी हम चर्चा करेंगे, जिसमें क्लोजर रिपोर्ट की जो हकीकी मतलब रियल जो रिपोर्ट है जो मेरे पक्षकार को अभी दी गई है, कल परसों ही दी गई, कल ही दी गई है, नोटिस के जरिए दी गई है, उसी को मैंने ड्राफ्ट में शामिल किया है। नाम पते सब हटा दिए हैं, खाली एक ड्राफ्ट, ताकि आप ये समझ सकें कि पुलिस क्लोजर रिपोर्ट किस प्रकार से किसी व्यक्ति को देती है। इसमें भी सर 2 कंडीशंस बनती है। मैं आपको बता दूं कि यदि पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली और दर्ज करने के बाद या तो चार्जशीट पेश कर दी उनके द्वारा, चालान जिसको कहते हैं कोर्ट में, और अगर चालान पेश नहीं करते हैं, खात्मा खारिजा रिपोर्ट जिसको हम क्लोजर रिपोर्ट भी कहते हैं वो पेश करते हैं, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि क्लोजर रिपोर्ट, खात्मा खारिजा रिपोर्ट पुलिस के द्वारा पेश की जाती है। उसके बाद कोर्ट में जज साहब के द्वारा जो फरियादी है, शिकायतकर्ता, उसको नोटिस जारी किए जाते हैं, उसके बयान लिए जाते हैं। ऐसा उस कंडीशन में होता है जब आरोपी अज्ञात है, कोई गवाह सबूत नहीं मिले और मतलब काफी जांच पड़ताल के बाद भी उसमें कोई आगे कार्यवाही नहीं हो पाई, तो ऐसी स्थिति में वो फरियादी भी कोर्ट में उपस्थित होकर जवाब दे देता है और उसको भी कोई आपत्ति नहीं होती है। वो भी कोर्ट में जज साहब को बता देता है कि हाँ श्रीमान रिपोर्ट की थी और मुलजिम का भी पता नहीं लगा, और इस प्रकार से वो भी सहमति बता देता है, तो नो प्रॉब्लम सर। लेकिन प्रॉब्लम तो तब खड़ी होती है जब वास्तव में अपराध हुआ है, वास्तव में घटना हुई है और पुलिस के द्वारा ना तो जब्ती की गई और ना ही कोई कार्रवाई की गई और सीधे क्लोजर रिपोर्ट पेश कर दी गई। ऐसी स्थिति में हमारे पास बहुत से कानूनी आधार उपलब्ध हैं और 100% संभव है कि ऐसी क्लोजिंग रिपोर्ट को निरस्त करवाया कोर्ट में जा सकता है। वो किस प्रकार से करवाया जा सकता है, उस आवेदन की ड्राफ्ट क्या होगी, इन सब पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि धारा 193, जो पुलिस ऑफिसर जो अनवेंशन जब पूर्ण कर लेते हैं तब वो रिपोर्ट कोर्ट में पेश करते हैं। कोर्ट में रिपोर्ट 2 तरीके से पेश होती है सर। नंबर 1 तो है चार्जशीट, मतलब पूरा चालान, सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, नक्शा मौका, जब्ती पत्रक, मेडिकल रिपोर्ट, गवाहों के बयान, वीडियो रिकॉर्डिंग, या जो भी उसमें रहता है चालान में पूरी सूची अनुसार वो पेश होता है, या फिर खात्मा खारिजा रिपोर्ट। अब खात्मा खारिजा रिपोर्ट भी एक जनरल प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन ये विशिष्ट तब बन जाती है जब इसमें किसी का हक मारा जाता है, किसी को इसमें नुकसान होता है और उस क्लोजर रिपोर्ट से अभियुक्त गण को फायदा होता है। तब ऐसी स्थिति में वो पीड़ित पक्ष परेशान हो जाता है। एक आपको मैं प्रैक्टिकली उदाहरण बता रहा हूँ सर, पीडीएफ में मैंने वो नोटिस ही लिखा उसी शब्दों में, ताकि एक प्रैक्टिकल रूप से आपको भी पता लग सके कि हाँ जीवन में ऐसी घटनाएं भी होती हैं, ऐसे मामले भी होते हैं। ऊपर लिखा हुआ कार्यालय पुलिस थाना और जिला और स्टेट, बीच में लिखा हुआ सूचना पत्र, इधर क्रमांक और उधर दिनांक, फरियादी का नाम लिखा हुआ, पूरा मोबाइल नंबर, और उसके बाद लिखा हुआ है फरियादी को कि आपको सूचना पत्र के जरिए सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा अनावेदक 1 2 3, मैंने सबकी जगह छोड़ दिए, नाम हटा दिए, के विरुद्ध थाने पर अपराध क्रमांक, ये भी एक काल्पनिक अपराध क्रमांक लिखा है, 232/2024, 420/506/34, भातावी का पंजीबद्ध कराया गया था। आप सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा यह अपराध पंजीबद्ध कराया गया था इन मुलजिमों के खिलाफ। एक तो ये हो गया। उसके बाद फिर उक्त अपराध में आरोपी गण के विरुद्ध संज्ञेय अपराध घटित नहीं होना पाए जाने से प्रकरण में खारिजी क्रमांक 06/2025, दिनांक जगह छोड़ दी, को कता की गई और सूचनार्थ, मतलब डायरेक्ट ही फैसला दे दिया सर, डायरेक्ट फैसला दे दिया मगर वो तो आपने ही फैसला ले लिया। अब आपने कैसे फैसला ले लिया, अब ठीक है सर, अब आपने नोटिस भेज दिया पक्षकार को। अब ये नोटिस आया, छोटा सा नोटिस है सर, 2 लाइन का, मगर उसने पक्षकार की रातों की नींद को हराम कर दिया इसके सर, क्योंकि उसके साथ तो इतना बड़ा अनजस्टिस हो रहा 28 लाख का।
कि धोखाधड़ी अपनी जगह हुई है, साथ में मुलजिम अलग सीना तान कर घूम रहे हैं और वो धमका लग रहा है, वो परेशान अलग चल रहा है सर। उसके बाद ये सूचना उसको लिखित रूप में दी गई, मेरे पक्षकार को प्राप्ति उससे ली गई। अब सवाल ये उठता है कि क्या एफआईआर के बाद पुलिस क्लोजर रिपोर्ट दे सकती है जब गवाह और सबूत मौजूद हो? तो क्या करना चाहिए? तो ये तो सर हो गई क्लोजर रिपोर्ट, जो मैंने आपको प्रैक्टिकली पढ़कर बताई है, जो मेरे पक्षकार को दी गई थी, वर्ड टू वर्ड वही शब्द सर मैंने इसमें लिखे हैं, ताकि आपको उसको सीखने और समझने में जानकारी हो सके। जो मेन क्वेश्चन था कि क्या पुलिस खात्मा खारिजा रिपोर्ट पेश कर सकती है, तो जी हाँ सर, कर सकती है। एफआईआर के बाद पुलिस क्लोजर रिपोर्ट दे सकती है। धारा 193 BNSS 2023, रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर ऑन कंप्लेनेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी अन्वेषण जैसे ही समाप्त हो जाता है तो पुलिस अधिकारी रिपोर्ट पेश करता है। और रिपोर्ट पेश जो की जाती है सर, वो धारा 193 की उपधारा 3 में तकरीबन 9 उसमें प्रकार बताए गए हैं, जो बुक के अंदर भी लिखे हुए हैं, उनके तहत वो रिपोर्ट उसमें पेश की जाती है। अब जो है कि ये पहले 173 दंड प्रक्रिया संहिता में थे प्रावधान 1973 में, अब ये वर्तमान में 193 BNSS 2023 में धारा 193 कर दी है। तो जांच पूरी होने पर पुलिस दो में से एक रिपोर्ट पेश करती है। दो में से नंबर एक है चार्जशीट, मतलब आरोप पत्र, जब अपराध के पर्याप्त सबूत हो। अब वो जो चार्जशीट पेश करती है, तो आप जानते हैं पूरा चालान पेश करती है, मौके पे जाके नक्शा मौका बनाती हैं, जब्ती लेते हैं, और मेडिकल होता है, गवाहों के बयान होते हैं, और गवाहों की पूरी लिस्ट, एफआईआर और चालान, अंतिम प्रतिवेदन, ये सब कुछ लगा के पूरा चालान पेश करते हैं। और कोर्ट में फिर मुलजिम उपस्थित होता है, वो उसकी जमानत करवाता है वकील साहब से। यदि अजमानती अपराध है तो उसको जेल भेज दिया जाता है। फिर वो यदि जमानती है तो जमानत लेकर उसको छोड़ दिया जाता है। और फिर अगली तारीख जो है कि आरोप के लिए तय होती है, और आरोप लगने के बाद फिर एविडेंस उसमें चालू होते हैं, और जो भी चालान में लोगों के नाम लिखे होते हैं उनको नोटिस जारी होता है, और धीरे धीरे करके उन सबके गवाह होते हैं, फिर अंतिम बहस और फैसला होता है। तो ये तो हो गया। लेकिन वो वाला मामला जो मैं हम जिस पर चर्चा कर रहे थे 28 लाख की, उसमें जो 8,36,000 रुपए की एक धोखाधड़ी की गई थी, उसमें 10 दिन के लिए उस मुलजिम को जेल भेज दिया गया था, क्योंकि वो जमानती अपराध था। 420 में 7 साल के लगभग या उससे ऊपर की सजा का प्रावधान है सर उसमें। अब तो एक तो हो गई सर चार्जशीट, दूसरी हो गई क्लोजर रिपोर्ट, खात्मा खारिजा रिपोर्ट। जब पुलिस मानती है कि अपराध सिद्ध नहीं है या सबूत पर्याप्त नहीं है, इसलिए सिर्फ एफआईआर दर्ज होने का मतलब यह नहीं है कि चार्जशीट ही आएगी, पुलिस क्लोजर रिपोर्ट भी दे सकती है। ये चीज हमारे सामने हो गई। अब मामला ये आता है, जब गवाह और सबूत मौजूद हो फिर भी पुलिस क्लोजर रिपोर्ट दे तो क्या करें? यहाँ सर मामला एक नया मामला सा निकल कर सामने आता है कि यदि आपको लगता है, नंबर एक, पुलिस ने सही जांच नहीं की, नंबर दो, महत्वपूर्ण गवाहों के बयान नहीं लिए गए, नंबर तीन, सीसीटीवी, मेडिकल, डॉक्यूमेंट्री सबूत को नजरअंदाज किया गया और कोई जब्ती नहीं की गई है, तब मामला आता है यह जांच एक तरफा की गई है, मतलब वो मुलजिमों को ही सुना गया, आपको सुना ही नहीं गया। तो आप निम्न कानूनी उपाय उसमें अपना सकते हैं। वो क्या क्या कानूनी उपाय होंगे? उसमें नंबर एक है प्रोटेस्ट दाखिल करें। सबसे प्रभावी तरीका है प्रोटेस्ट का। मतलब क्या होता है ये भी हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। जब पुलिस क्लोजर रिपोर्ट, खात्मा खारिजा रिपोर्ट दे देती है और शिकायतकर्ता उससे सहमत नहीं होता है, तो वह कोर्ट में जो आवेदन देता है उसे प्रोटेस्ट पिटीशन कहा जाता है। इसे हिंदी में कहा जाता है प्रोटेस्ट पिटीशन, मतलब कोष्टक में विरोध आवेदन या विरोध पत्र, आपत्ति पत्र, खारिजा रिपोर्ट के विरुद्ध आपत्ति प्रार्थना पत्र, सबसे सटीक ये इसके शब्द हैं। क्लोजर रिपोर्ट के विरोध में प्रस्तुत आपत्ति पत्र, ऐसा भी इसको कहा जाता है। तो क्लोजर रिपोर्ट के सामने आने पर शिकायतकर्ता को नोटिस देना जरूरी है सर। ये भगवान सिंह विरुद्ध कमिश्नर ऑफ पुलिस 1985 में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बताया गया है। अब यहाँ दो कंडीशंस बनती है सर, जो मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि ये मतलब जो कमिश्नर भगवत सिंह विरुद्ध कमिश्नर ऑफ पुलिस में जो बताया गया है कि जो है कि जज साहब के द्वारा उसको खात्मा खारिजा करने से पहले फरियादी को, शिकायतकर्ता को सूचना दी जाएगी, उसके बयान लिए जाएंगे, उसके बाद निरस्त किया जाएगा। तो अब यहाँ स्थिति ये बनती है कि ये वो स्थिति है सर जब उसको नोटिस नहीं दिया गया। अब हमारे मामले में तो थाना प्रभारी महोदय के द्वारा फरियादी को नोटिस दे के प्राप्ति ले ली गई। अब कोर्ट से जब नोटिस आएगा आएगा, लेकिन अभी तो उसके हाथ में जानकारी आ चुकी है। अगर ये जानकारी नहीं आती तो उसको कुछ पता ही नहीं होता, और जब कोर्ट से नोटिस आता है तब वो आपत्ति लेता। लेकिन अब आ गई है तो वो उस नोटिस के आने का इंतजार ना करते हुए उस रिपोर्ट के आधार पर भी वकील साहब से मिलकर 193 की उपधारा 9
और 193 के तहत आपत्ति भी पेश कर सकता है उस क्लोजर रिपोर्ट को निरस्त करने के लिए। वो हाथ पर हाथ रखकर बैठना जरूरी नहीं है कि वो हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहेगा। ये कुछ बातें मैंने इसमें लिखी हैं जो आप देख रहे हैं ई बुक पीडीएफ के अंदर। अब कोर्ट में प्रोटेस्ट पिटीशन डालकर ये कह सकते हैं कि जांच गलत या अपूर्ण है। उस प्रोटेस्ट जो आपत्ति है क्लोजर रिपोर्ट में, हम चाहते हैं कि क्लोजर रिपोर्ट निरस्त हो जाए, तो उसमें आप लिख सकते हैं कि जांच गलत और अपूर्ण है, महत्वपूर्ण गवाहों के बयान शामिल नहीं है, सबूतों को दबाया गया है, क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार नहीं की जानी चाहिए। और इसके अलावा भी जो भी आपके ग्राउंड है वो इसमें आप बढ़ा सकते हैं। ये तो एक बतौर एग्जाम्पल के मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपके जो जो मजबूत ग्राउंड हो सकते हैं उसमें आप लिख सकते हैं। परिणाम क्या है, कोर्ट क्या कर सकता है इसमें? नंबर एक है, क्लोजर रिपोर्ट खारिज कर सकता है। दूसरा, पुलिस को फर्दर इन्वेस्टिगेशन का आदेश दे सकता है। तीसरा, समन जारी करके केस को आगे बढ़ा देता है। ये इसमें हो गया सर एक उपाय। दूसरा उपाय है हमारा, कोर्ट से फर्दर इन्वेस्टिगेशन पुनः जांच की मांग करें। बीएनएसएस की धारा 193 की उपधारा 9 है सर, ये 8 इसमें गलत टाइप हो गया है, मैं इसको 9 कर देता हूँ सर कंप्यूटर स्क्रीन पे। ये मैंने कर दिया और इसको मैंने सेव भी कर लिया सर। सीआरपीसी की धारा 173 में पहले प्रावधान दिए गए थे, अब तो जो है कि 193 की उपधारा 9 बीएनएसएस 2003 में आ गए हैं। तो इसमें कोर्ट पुलिस को दोबारा जांच का आदेश दे सकता है सर। स्वतंत्र गवाहों के बयान कोर्ट में प्रस्तुत कराएं अब जज साहब के समक्ष। जो 175(3) है सर बीएनएसएस 2023, इसकी भी याचिका आप लगा सकते हैं यदि आपको बीच में ही लगता है कुछ नज़ारे और हालात ऐसे लगते हैं कि पुलिस के द्वारा आपका सहयोग नहीं किया जा रहा है और आपके साथ कहीं ना कहीं अनजस्टिस हो रहा है, तो अब आप 175(3) के तहत भी लगा सकते हैं। जो पहले 156(3) में हम लगाते थे दंड प्रक्रिया संहिता में, वही 175(3) में आ चुका है सर। अब 175(3) जो है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में। हम आगे बढ़ते हैं सर। इसमें अगर पुलिस ने गवाहों के बयान नहीं नहीं लिए तो आप कोर्ट में बताकर गवाहों से 164 के तहत, 180 में है सर वैसे वो, पुलिस साक्ष्यों के जो बयान लेगी, मैं इसको धारा को इसमें से हटा देता हूँ। बीएनएसएस के तहत बयान करवाने का अनुरोध कर सकते हैं आप। सीधे कोर्ट में गवाहों को पेश कर सकते हैं, संज्ञान लेने के चरण में यह अनुमति है। ये तीसरा उपाय हो गया सर हमारा। चौथा उपाय, मजिस्ट्रेट स्वयं जांच या इंक्वायरी कर सकता है। 210 में जो बीएनएसएस 2023 में वो मजिस्ट्रेट को अपराध के संज्ञान के बारे में बताया गया, उसमें अगर प्रोटेस्ट पिटीशन ठोस है तो मजिस्ट्रेट स्वयं गवाहों के बयान ले सकता है, दस्तावेज देख सकता है या पुलिस को विशिष्ट दिशा निर्देश जारी कर सकता है। तो ये तो हमारे उपाय हो गए सर, 4 ही आपको अपनाना है। अब इसमें महत्वपूर्ण केस का जो सिद्धांत है, मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में बताया था, भगवान सिंह विरुद्ध कमिश्नर ऑफ पुलिस 1985 का। इसमें कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट क्लोजर रिपोर्ट दाखिल होने पर शिकायतकर्ता को सुना जाना अनिवार्य है। क्लोजर रिपोर्ट दाखिल होने पर शिकायतकर्ता को सुना जाना अनिवार्य है। दूसरा, अदालत क्लोजर रिपोर्ट मानने के लिए बाध्य नहीं है। और तीसरा, अदालत के पास समनिंग का भी अधिकार है। ये इस जजमेंट में बताया गया है। जजमेंट का हवाला हम हमारे आवेदन के अंदर भी कहीं ना कहीं करेंगे। इसी के ग्राउंड को, इसमें बताया गया आधार को ही कहीं ना कहीं मद्देनजर रखते हुए आगे ग्राउंड आगे हम ड्राफ्टिंग में देखेंगे। निष्कर्ष क्या है सबसे सरल भाषा में? हाँ, पुलिस एफआईआर के बाद क्लोजर रिपोर्ट दे सकती है। दूसरा है, लेकिन अगर असल में गवाह और सबूत मौजूद है तो क्लोजर रिपोर्ट रुकवाना 100% संभव है। तीसरा है, सबसे अच्छा प्रभाव है प्रोटेस्ट पिटीशन, फर्दर इन्वेस्टिगेशन और उसके बाद समनिंग। तो अब सर नीचे मैंने आप लोगों के लिए ड्राफ्ट तैयार करके रखी है। प्रोटेस्ट याचिका किस धारा में दायर होती है? तो वैसे तो सर क्लोजर रिपोर्ट जो है पुलिस धारा जो है पुलिस द्वारा बीएनएसएस 2023 की धारा 193 के तहत दायर की जाती है, और पहले ये सीआरपीसी की धारा 173 थी। तो प्रोटेस्ट पिटीशन सीधे उसी धारा के अंतर्गत यानी बीएनएसएस के सेक्शन 193 के संदर्भ में दायर की जा सकती है। इसके लिए कोई अलग धारा नहीं दी गई है सर ऐसी, लेकिन चूंकि उसी धारा में जब क्लोजिंग रिपोर्ट दी गई है 193 में बीएनएसएस 2023 में, तो उसी धारा के तहत आप उसमें आपत्ति भी दे सकते हैं प्रोटेस्ट पिटीशन लिख के। तो ये तो सर आप देख रहे हैं, इसलिए आप प्रोटेस्ट पिटीशन की शुरुआत में लिख भी सकते हैं इसे, अंडर सेक्शन 193 ऑफ बीएनएसएस 2023 रीड विद प्रिंसिपल लेट डाउन इन भगवान सिंह विरुद्ध कमिश्नर ऑफ पुलिस 1985, ये लिख सकते हैं आप चाहे तो, आपकी स्वेच्छा है। प्रोटेस्ट पिटीशन का ड्राफ्ट है सर, आप देख रहे हैं ये इंग्लिश में मैंने तैयार करके रखा है और इसी की मैंने हिंदी नीचे तैयार की है, तो मैं आपको हिंदी ही पढ़ के बताऊंगा। इंग्लिश ऊपर दिया हुआ है, आप चाहें तो ई बुक पीडीएफ के अंदर मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। ये जो है ऊपर तो सर जज साहब का नाम लिखा जाएगा, पूरा न्यायालय श्रीमान प्रथम श्रेणी और जिला
बीएनएसएस 2023 की धारा 193 के अंतर्गत क्लोजर रिपोर्ट कोष्टक में खारजा या खात्मा रिपोर्ट के विरोध में। विषय है पुलिस द्वारा प्रस्तुत क्लोजर रिपोर्ट के विरोध में प्रोटेस्ट पिटीशन। धारा 193 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 बीएनएसएस के अंतर्गत। प्रकरण का पूरा क्रमांक लिखा जाएगा सर, और राज्य बनाम आरोपी, और वो एफआईआर जो आपने दर्ज कराई थी उस एफआईआर का नंबर, पुलिस थाना, जो धाराएं लागू होती हैं पूरी आपको इसमें लिखना होगी। उसके बाद शिकायतकर्ता का पूरा नाम पता आ जाएगा। उसके बाद माननीय न्यायालय के समक्ष निवेदन इस प्रकार है। एक आइडियल ड्राफ्ट है सर, आप इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, लेकिन जिसको कहते हैं कि एक एक भटका हुआ मुसाफिर जो किसी मंजिल तक जाना चाहता है, उसको वो कभी रास्ते में किसी से पूछता है कि भाई वो मैं उस शहर जाना चाहता हूँ, उसका रास्ता किधर है, वो उंगली करके बता देता है कि आप वहां सीधे चले जाएं, आप इधर जाना, उधर से दाएं मुड़ना और उसके बाद सीधा रास्ता पकड़ लेना तो आप आपके शहर पहुंच जाओगे। तो उस भटके हुए मुसाफिर के लिए इतनी गाइडलाइन मिल जाना उस अजनबी शहर में उसको मंजिल तक पहुंचा देती है। तो ये एक आइडियल ड्राफ्ट मैंने आपको तैयार की है, ये कहीं ना कहीं आपको मंजिल तक पहुंचाने में बड़ी मदद करेगी। बाकी इसके घटना, फैक्ट और तथ्य आप अपने प्रकरण के हिसाब से इसमें लिख सकते हैं। ये ऐसा जरूरी नहीं कि मैं जो बता रहा हूं आप इसी प्रोटेस्ट पिटीशन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 बीएनएसएस की धारा 193 के अंतर्गत पुलिस द्वारा प्रस्तुत की गई क्लोजर रिपोर्ट के विरोध में दाखिल की जा रही है। संबंधित एफआईआर नंबर, जगह छोड़ दी, दिनांक जगह छोड़ दी, थाने में दर्ज हुई थी। नंबर दूसरा पेरा इसका ड्राफ्टिंग का, जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत क्लोजर रिपोर्ट रिकॉर्ड पर उपलब्ध उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों के विपरीत है तथा जांच निष्पक्ष, पूर्ण एवं विधि के अनुरूप नहीं की गई है। यहाँ आप आपके फैक्ट कंडीशन किस प्रकार से नहीं की गई हो बढ़ाकर लिख सकते हैं। तीसरा नंबर है ड्राफ्टिंग का, जांच अधिकारी द्वारा महत्वपूर्ण गवाहों के बयान जानबूझकर दर्ज नहीं किए गए हैं, जिसमें प्रमुख रूप से गवाहों के नाम लिख दें सर आप इसमें। ये सभी प्रत्यक्षदर्शी स्वतंत्र गवाह हैं जिनके बयान मामले की सच्चाई उजागर करते हैं। चौथा नंबर है ड्राफ्टिंग का, यह कि मामले से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज एवं इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को पुलिस ने पूर्णतः नजरअंदाज किया है, जैसे घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज, मेडिकल रिपोर्ट, एमएलसी, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, सीडीआर, लिखित शिकायत, स्वतंत्र गवाहों के बयान। और उसके अलावा जैसे कि मैंने आपको प्रैक्टिकल उदाहरण दिया था 28 लाख का अभी फरियादी का, तो जो उससे पहले जिस व्यक्ति के साथ चीटिंग की गई थी 8,36,000 की, उसकी कोर्ट की आदेश पत्रिका, उसकी एफआईआर, उनको उसको भी आप लिख दें नजरअंदाज किया। ऐसे यदि आपके समक्ष कोई इस प्रकार से मिलता जुलता कोई अन्य आधार हो। एक और सज्जन की जो रिपोर्ट मैंने आपको बताई थी 2,37,500 की, जो थाने पे लिखित में दी गई थी, पुलिस को शिकायत की गई थी और पुलिस ने उसको भी जांच में नजरअंदाज किया है। पहले जो चीटिंग की गई थी उनको भी नजरअंदाज किया है। ये सभी मुलजिम आदतन अपराधी हैं, लेकिन ये पुलिस के द्वारा नजरअंदाज करने से, उनको जांच में नहीं लेने से मुझे अपूर्ण क्षति हो रही है। ऐसे आपके केस के जो भी फैक्ट है, उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ सर आपको, लेकिन आपके केस में इससे रिलेटेड कुछ डिफरेंट भी जो फैक्ट है उनको उस प्रकार से आप तैयार करके इसमें आप लिख सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। इसमें नंबर 5वां ड्राफ्टिंग का पेरा, यह कि जांच अधिकारी ने बिना उचित स्थल निरीक्षण, बिना आवश्यक जब्ती तथा बिना धारा 161 सीपीसी, अब 180 हो गया सर बीएनएसएस के अंतर्गत, सभी गवाहों के बयान दर्ज किए, मात्र औपचारिकता निभाते हुए क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है। चौथा पैरा है सर हमारे ड्राफ्टिंग का, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भगवत सिंह बनाम पुलिस आयुक्त 1985 में स्पष्ट रूप से कहा है, नंबर एक, क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार करने से पहले शिकायतकर्ता को सुनना अनिवार्य है। दूसरा है मजिस्ट्रेट पुलिस की राय से बंधा नहीं है। तीसरा, यदि रिकॉर्ड पर प्राइमा फेसी अपराध स्थापित होता है तो मजिस्ट्रेट सीधे संज्ञान लेकर आरोपी को तलब कर सकता है। ये हो गए सर इसमें 3 पॉइंट, ये हमारा छठे नंबर का हो गया। अब सातवां हमारा ड्राफ्टिंग का पेरा, यह कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर प्रथम दृष्टिया मतलब प्राइमा फेसी आरोपी के विरुद्ध अपराध सिद्ध होता है, अतः प्रस्तुत क्लोजर रिपोर्ट निरस्त किए जाने योग्य है। ये हमारे आवेदन की ड्राफ्ट हो गई। और अंतिम आती है प्रार्थना, जो सबसे महत्वपूर्ण होती है। अतः विनम्र निवेदन है माननीय न्यायालय से, क्या, नंबर एक, पुलिस द्वारा एफआईआर नंबर जो है में दाखिल, एफआईआर नंबर सर आप यहाँ लिख दें, मैंने जगह छोड़ दी है, आपके केस में जैसा भी एफआईआर नंबर है आप उसको लिख सकते हैं, में दाखिल क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करने की कृपा करें। दूसरा, उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अपराध का संज्ञान लेकर आरोपी को तलब मतलब समन का आदेश दें या अन्य विकल्प के रूप में आप निवेदन कर सकते हैं। तीसरा है बीएनएसएस 2023 की धारा 193 की उपधारा 9 के अंतर्गत पुनः जांच, फर्दर इन्वेस्टिगेशन किसी वरिष्ठ अधिकारी से कराए जाने का आदेश पारित करें। और चौथी प्रार्थना है आपकी डी है, न्याय हित में कोई अन्य उचित आदेश पारित करने की कृपा करें। उसके बाद स्थान, दिनांक और नीचे हस्ताक्षर आ जाएंगे। तो ये तो सर हो गई हमारी एक ड्राफ्टिंग। ये ड्राफ्टिंग काय की है सर हमारी,
ये धारा 193 के आधार पर ये जो है ड्राफ्टिंग है, और ये है खात्मा खारजा रिपोर्ट को निरस्त करने के संबंध में है सर। ये पूरी ड्राफ्टिंग हमारी इसी की है, इसी के ऊपर ये इंग्लिश में सर मैंने तैयार कर दी है। अब वीडियो में सर काफी लंबा हो जाएगा वीडियो, अब मैं इतना ही पढ़ के बता रहा हूँ आपको। हम अगली ड्राफ्टिंग देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम दो ड्राफ्टिंग देखेंगे सर। ये तो हमारी खात्मे खारिजे की होगी, स्पेशली इसमें हमने फर्दर इन्वेस्टिगेशन की भी मांग कर ली। अब हम स्पेशली दो देखेंगे। 193 की उपधारा 9 बीएनएसएस के अंतर्गत आगे की जांच व संपत्ति जब्ती हेतु, संपत्ति जब्ती शब्द मैंने इसमें लिखा है। तो दूसरी ड्राफ्टिंग देखेंगे हम, क्लोजर रिपोर्ट पर आपत्ति हेतु प्रोटेस्ट पिटीशन। ये कुछ अलग फैक्ट के आधार पर मैंने लिखी है आपको नॉलेज में बढ़ाने के लिए। तो नंबर एक ड्राफ्ट देखते हैं हम, आगे की जांच प्लस संपत्ति, बैंक खाते आदि जब्त करने हैं। तो बैंक खाते मैंने एक बतौर एग्जांपल कर लिख दिया है। आपका केस में जो भी कंडीशंस में जो भी जिस भी प्रकार से आपका मामला बनता है आप वहां लिख सकते हैं। ऊपर में अदालत का नाम, प्रकरण क्रमांक। आगे बढ़ते हैं हम पूरी ड्राफ्टिंग देखने के लिए। पुलिस थाना, अपराध संख्या, धारा ये आप लिख दें, परिवादी अभियुक्त का नाम लिख दें, और आवेदन पत्र में आप लिख दें उन्मान में धारा 193 उपधारा 9 भारतीय न्याय संहिता बीएनएसएस 2023 के अंतर्गत आगे की जांच, फर्दर इन्वेस्टिगेशन तथा संपत्ति बैंक खाता जब्त करने हेतु निवेदन। ये उसको अनुमान में आप लिख दें, माननीय महोदय करके आप लिख दें। निवेदन है कि उपरोक्त प्रकरण में पुलिस द्वारा प्रस्तुत की गई जांच रिपोर्ट अपूर्ण, डिफेक्टिव है, क्योंकि जांच अधिकारी ने महत्वपूर्ण साक्ष्यों का संकलन नहीं किया। विशेष रूप से क्या क्या, नंबर एक, ये मैं जो आपको पढ़ रहा हूँ सर, ये मैंने कहीं ना कहीं मेरे प्रकरण के हिसाब से और एक जनरल आइडियल ड्राफ्ट के रूप में तैयार किया है। लेकिन आपका मामला जिस भी प्रकार का है, आप उसके फैक्ट और उसकी कंडीशंस को आप इसमें आपके हिसाब से सेट करके आप लिख दें। ये एक मुसाफिर को मंजिल का रास्ता बताना जिससे वो मुसाफिर भटका हुआ मंजिल तक पहुंच जाए। तो ये ड्राफ्टिंग उसी प्रकार से मैंने तैयार की है कि आपको एक रास्ता मिल जाए और आप मंजिल तक पहुंच जाएं, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाए। ये ई बुक पीडीएफ भी इसलिए तैयार किया जाता है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक पीडीएफ ही मैं इसको कहता हूँ। एक कोशिश है एक व्यक्ति की समस्या के समाधान की, और खास तौर से धोखाधड़ी और 420 में जो व्यक्ति आर्थिक रूप से काफी परेशान हो जाता है, इसी स्थिति में तो बड़ा लाभदायक बनता है जब कुछ उसको रास्ता नजर आ जाए। तो आधार है सर, क्या आधार है, नंबर एक, अभियुक्त ने बैंक खाते जब्त नहीं किए गए, नंबर एक हो गया। जबकि शिकायतकर्ता से प्राप्त धनराशि, धोखाधड़ी की राशि सीधे उसी खाते में जमा हुई थी। नंबर दूसरा ग्राउंड है, 27 लाख रुपए की मनी ट्रेल की जांच नहीं की गई। अभियुक्तों ने यह धनराशि अन्य खाते में स्थानांतरित कर दी, लेकिन उस खाते की पासबुक स्टेटमेंट, केवाईसी, लेजर, यूपीआई ट्रांजैक्शन, संबंधित मोबाइल नंबर, डिजिटल डिवाइस कुछ भी जब्त नहीं किया गया। तीसरा इसका ग्राउंड है सारा ड्राफ्टिंग का, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, मोबाइल, यूपीआई डिवाइस, आईडी, ओटीपी, स्टोरी ये प्राप्त नहीं किए गए। जबकि आज के समय में आर्थिक अपराधों में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मुख्य भूमिका निभाते हैं। चौथा है सर हमारा इसमें ड्राफ्टिंग का पेरा, जांच अधिकारी ने धारा 106 व 107 बी एनएसएस के अनुसार जब्ती की कार्रवाई नहीं की, जबकि यह अनिवार्य थी। अतः निवेदन है कि अंत में सर निवेदन आएगा, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। माननीय न्यायालय धारा 193 की उपधारा 9 बीएनएसएस के अंतर्गत निम्न आदेश पारित करने की कृपा करें। नंबर एक, उपरोक्त प्रकरण में आगे की जांच, फर्दर इन्वेस्टिगेशन हेतु तो निर्देश जारी किया जाए। क्यों? क्योंकि क्लोजर रिपोर्ट आ गई सर, यदि आप विरोध नहीं करेंगे और आप हाँ कर देंगे कि हाँ साहब रिपोर्ट खारिज कर दी जाए, तो जज साहब उसको खारिज कर देंगे। भाई आपको तो बताना होगा, आपको खुद तो लड़ना होगा, हर फैक्ट जज साहब के समक्ष रखना होगा, तब तो वो निरस्त होगी सर। 100% संभव है, संभव शब्द लगाया है सर मैंने, आप ध्यान रखिएगा। इंशाल्लाह 100% संभव है क्लोजर रिपोर्ट निरस्त होना, और होती है, जो कि आपके साथ तो अन्याय हुआ, जस्टिस कहाँ हो रहा है। तो प्रार्थना में आ गया सर नंबर एक, उपरोक्त प्रकरण में आगे की जांच फर्दर इन्वेस्टिगेशन हेतु जारी हो। दूसरा है, जांच अधिकारी को निर्देश दिए जाए कि वो अभियुक्तों के बैंक खाते, पासबुक, बैलेंस, लेन देन स्टेटमेंट, यूपीआई वॉलेट डेटा, संबंधित मोबाइल, लैपटॉप, मोबाइल नंबर, एसआई, सिम, डिवाइस, आईडी, ओटीपी, लॉग को जब्त, सीज फ्रीज कर न्यायालय में प्रस्तुत करें। तीसरी प्रार्थना है 27 लाख रुपए की मनी ट्रेल की पूरी जांच कर रिपोर्ट न्यायालय में पेश की जाए। चौथा है, सभी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य द्वारा धारा 65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम आईईई 2023 के अनुसार प्राप्त किए जाए। था माननीय न्यायालय से निवेदन है कि न्याय हित में उपरोक्त आदेश पारित करने की कृपा करें। नीचे दिनांक, परिवादी का नाम और वकील साहब का नाम, उनके दस्तखत। तो ये हो गई सर हमारी दूसरी ड्राफ्टिंग। ये कौन सी ड्राफ्टिंग हुई सर हमारी? ये इस ड्राफ्टिंग में जो हमने मांग की है, एक तो है आगे की फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जांच की, और संपत्ति जब्त करने की। दो निवेदन सर इसमें कर लिए इसमें हमने, इस आवेदन के ड्राफ्टिंग में। अब हम इसमें देखते हैं तीसरी ड्राफ्टिंग है हमारी, क्लोजर रिपोर्ट पर आपत्ति। जब पुलिस क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दे उसके बाद, तो इसकी जो ड्राफ्टिंग है ऊपर वही है सर, नाम, पता पूरा और एफआईआर नंबर वगैरह
वादी और अभियुक्तगण के नाम और उसके बाद बीच में लिखना है क्लोजर रिपोर्ट अस्वीकृत करने एवं समुचित आदेश हेतु माननीय न्यायालय निवेदन है कि पुलिस द्वारा क्लोजर रिपोर्ट तथ्यहीन, विधि विरुद्ध तथा अपूर्ण जांच पर आधारित है। रिपोर्ट को स्वीकार किया जाना न्याय के हित में नहीं होगा। रिपोर्ट में महत्वपूर्ण साक्ष्यों को अनदेखी की गई है, जैसे अभियुक्त के बैंक खातों की जांच व जब्ती नहीं की गई। दूसरा, 27 लाख रुपए अन्य खाते से ट्रांसफर हुए उस खाते की भी जांच नहीं की गई। तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी नहीं लिए गए। चौथा, सिक्योरिटी प्रोमिसिंग डेटा, पासबुक, यूपीआई स्क्रीनशॉट आदि भी जब्त नहीं किए गए। पांचवा, अधिकारी ने धारा 106 और 107 बीएनएसएस के अनुसार जब्ती का आवेदन भी नहीं दिया। अतः निवेदन है कि पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को अस्वीकृत करें। प्रार्थना में दूसरा है, माननीय न्यायालय स्वयं संज्ञान लेकर अभियुक्तों को समन करे। और सुप्रीम कोर्ट का जो है भगवान सिंह विरुद्ध कमिश्नर ऑफ पुलिस 1985 का भी हवाला इसमें लिखा है। यह धारा 193 नो बीएनएसएस के अंतर्गत पुलिस को आगे की जांच, जिसको हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन का आदेश दें। चौथा, प्रार्थना है इसमें जांच अधिकारी को निर्देश दें कि अभियुक्तों के सभी बैंक खाते, पासबुक, बैंक स्टेटमेंट, यूपीआई डेटा, संबंधित मोबाइल नंबर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आदि सब जब्त करें। ये मैंने लिख दिया, आप जो जब्त कराना चाहते हैं आप वो लिख दें। नीचे दिनांक आ गया सर हमारा, और ये हो गया हमारा परिवादी और वकील साहब के दस्तखत हो गए। उसके बाद सर ये जजमेंट है। जिस जजमेंट की मैं चर्चा कर रहा हूँ आपको, जिस जजमेंट में महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का है, भगवान सिंह बनाम पुलिस आयुक्त मान्य 25 अप्रैल 1985 का है। इसकी सरल व्याख्या को भी हम देख लेते हैं सर, और इसको मैंने कॉपी पेस्ट भी किया है जजमेंट को। तो मैं सिर्फ सरल व्याख्या आपको बता देता हूँ जो हमारे वीडियो के टॉपिक से संबंधित है। बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है ये। इसकी जो सरल व्याख्या सर जो चालू होती है यहाँ से होती है निष्कर्ष में। निर्णय दिनांक 25 अप्रैल 1985, बेंच न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती। आपको दूंगा, सिर्फ मैं जजमेंट से आपको परिचित करा देता हूँ। इसमें जो महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं, तो इसमें जो बेंच न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती, अमरेंद्र नाथ सेन, डी.पी. मदन, इसमें जो मुख्य निष्कर्ष है, नंबर 1 है, क्लोजर रिपोर्ट पर मजिस्ट्रेट एफआईआर दर्ज करने वाले को नोटिस देना अनिवार्य है। यदि पुलिस धारा 173(2) सीआरपीसी के तहत क्लोजर रिपोर्ट, वो वर्तमान में सर 193 हो गया है बीएनएसएस 2023, आप ध्यान रखिएगा। मैंने ऊपर लिख दिया है कि जगह ई बुक में यहाँ नहीं लिख पाया हूँ, लेकिन आप ध्यान रखिएगा। नो ऑफेंस रिपोर्ट दाखिल करती है और मजिस्ट्रेट उसे स्वीकार कर प्रक्रिया समाप्त करना चाहते हैं, तो एफआईआर दर्ज कराने वाले सूचना इन्फॉर्मेंट को नोटिस देना आवश्यक है। बिना नोटिस दिए मजिस्ट्रेट क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार नहीं कर सकते। ये इसमें महत्वपूर्ण बात बताइए। दूसरी है, सूचक को सुनवाई का अधिकार, राइट ऑफ हियरिंग। सूचक को अवसर दिया जाएगा कि वह यह बता सके कि अपराध हुआ है और क्लोजर रिपोर्ट गलत है। उसको सुनने के लिए इसे नोटिस दिया जाएगा। यह अधिकार प्राकृतिक न्याय, नेचर जस्टिस के सिद्धांत में भी संरक्षित है। ये जजमेंट की सरल व्याख्या मैंने लिखी है सर, उसी को मैं आपको बता रहा हूँ ई बुक पीडीएफ के अंदर। तीसरा है, मृतक के परिजन या घायल व्यक्ति को नोटिस देना अनिवार्य नहीं। यदि वे सूचक नहीं है तो उनको नोटिस देना अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर वे उपस्थित हो जाए तो मजिस्ट्रेट उन्हें सुनने के लिए बाध्य है। मजिस्ट्रेट चाहे तो अपने विवेक से मृतक के परिजनों को नोटिस दे सकते हैं। जब मजिस्ट्रेट साहब क्लोजर रिपोर्ट को निरस्त स्वयं ही कर रहे हैं, तब ऐसी दशा में उसको नोटिस नहीं भी दिया जा सकता है, क्योंकि उसका कोई नुकसान भी नहीं हो रहा है। लेकिन मजिस्ट्रेट साहब ने, जज साहब ने सोच लिया है कि क्लोजर रिपोर्ट हमें अगर खारिज करना है, तो फिर उसको अनिवार्य है उसको सुना जाना, उसकी आपत्ति को। चौथा है सर, मजिस्ट्रेट के पास क्लोजर रिपोर्ट मिलने पर 3 विकल्प होते हैं। ये इस फैसले में बताया है, जो वीडियो के प्रारंभ में मैंने आपको बताया था। पुलिस रिपोर्ट में कुछ भी लिखा हो, फिर भी मजिस्ट्रेट के पास 3 विकल्प होते हैं। इस जजमेंट में बताया है क्या विकल्प होते हैं। नंबर 1 है सर, रिपोर्ट स्वीकार करना और कार्रवाई समाप्त करना। नंबर 2 है, रिपोर्ट से असहमति जताना और आरोपियों पर संज्ञान लेकर प्रक्रिया जारी रखना। नंबर 3 है, पुलिस को आगे की जांच का आदेश देना। सेक्शन 156(3) सीआरपीसी, वर्तमान में प्रावधान धारा 175(3) बीएनएसएस 2023 में दिए गए। ये तीनों अधिकार उनको दिए गए हैं, इसमें बताया गया है। पांचवा, पुलिस रिपोर्ट मजिस्ट्रेट पर बाध्यकारी नहीं है। जजमेंट में यह भी बताया गया सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कि मजिस्ट्रेट पुलिस की राय से बंधे नहीं है, वे स्वतंत्र रूप से तय करेंगे कि अपराध बनता है या नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात है और अंत में लाइन है इसमें कि क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार करने से पहले एफआईआर दर्ज करने वाले को नोटिस देना अनिवार्य है। बिना नोटिस रिपोर्ट स्वीकार करना कानूनन गलत है। और उसके बाद सर ये पूरा जजमेंट भी मैंने इसमें लिखा है। अब ये मैंने आपको मुख्य बातें बता दी, फिर कभी मैं इस जजमेंट पे स्पेशल वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, जब पूरे जजमेंट की और भी व्याख्या मैं बारीकी के साथ आपके लिए करूंगा। आप देख रहे हैं ये एक सुधीर रंजन मोहते का भी है सर ये। इसमें भी जांच एजेंसी ने अपनी जांच में त्रुटि की और उसे सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार नए सिरे से जांच करने का आदेश दिया। न्यायालय ने माना कि मूल जांच त्रुटिपूर्ण थी और प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के विपरीत थी। ये भी सर इसी मामले से रिलेटेड है।
और उसके बाद सर फिर यहाँ से होते हैं हमारे अध्याय चालू, प्रस्तावना। अभी अध्याय का ऊपर से परिचय करा देता हूँ सर मैं आपको, जहाँ से अध्याय चालू हुए शार्ट में आपका परिचय करा देता हूँ ई बुक से। हमारे जो वीडियो का टाइटल है उससे संबंधित तो मुकम्मल कानूनी जानकारी मैंने आपको दे दी है। अध्याय एक में सर ये ई बुक पीडीएफ में प्रस्तावना एवं पृष्ठभूमि जो मैंने आपको जानकारी दी है उससे भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं इन टॉपिकों पर वीडियो बनाऊंगा। प्रस्तावना में विषय का उद्देश्य, महत्व, एफआईआर के बाद पुलिस जांच का वास्तविक उद्देश्य, क्लोजर रिपोर्ट, खारजा रिपोर्ट का अर्थ, भारतीय दंड व्यवस्था में जांच की निष्पक्षता का सिद्धांत, गलत क्लोजर रिपोर्ट की समस्या और वास्तविक अनुभव व कारण। ये अध्याय एक में हो गया। अध्याय दो में सर कानूनी ढांचा, लीगल फ्रेमवर्क, इसमें एफआईआर के बाद पुलिस की जिम्मेदारियां और धारा 173(2) और अंतिम रिपोर्ट का सिद्धांत, धारा 173(8), ये इसमें मैं सर मैंने इसके अंदर वो उनकी वो धाराएं भी लिखी हैं जो बीएनएसएस की, यहाँ मैंने नहीं लिखी है। आप उसको उधर से देख लेना, चूंकि अधिनियम अभी अभी 2024 में लागू हुआ है। पुलिस के अधिकारों की सीमाएं, धारा 175 आदि, क्लोजर रिपोर्ट एबीसीडी 4 प्रकार की बताई गई है। एफआईआर के बाद पुलिस क्या नहीं कर सकती, विधिक प्रतिबंध, पीड़ित पक्ष का अधिकार, मजिस्ट्रेट की शक्तियां, ये सब अध्याय दो में है सर। अध्याय तीन में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले। तो सर एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, कुल लगभग 7 फैसले सर इसमें, और 4 मैंने आपको पढ़ के अलग बताए हैं, वो अभी इस पीडीएफ में मैंने शामिल नहीं किए हैं। वो कोर्ट में मैंने सूची अनुसार पेश कर दिए थे, आप देख रहे हैं जो लिस्ट इसकी बना के मैंने मेरे पक्षकार की तरफ से कोर्ट में जैसे आपको पेश कर दी है। और ये भी जो आपको पढ़ के बता रहे हैं इनकी भी सर ये लिस्ट इस प्रकार से सूची अनुसार मैं मेरे केस में पेश कर चुका हूँ, और मुझे पूर्ण विश्वास है, पूर्ण यकीन है कि इंशाल्लाह मेरे पक्षकार को न्याय प्राप्त होगा और इस प्रकार की जो क्लोजर रिपोर्ट दी गई है वो जरूर खात्मा खारिजा होगी। ये सभी जजमेंट है अध्याय 3 में जो क्लोजर रिपोर्ट दी गई है वो जरूर खत्म होगी, जरूर निरस्त होगी, ये मेरा कहने का मतलब था। अध्याय 4 में व्यवहारिक मार्गदर्शन और उदाहरण है सर, इसमें भी बहुत कुछ है लिखा हुआ। अध्याय 5 में वास्तविक केस स्टडी, यानी पूरे भारत देश में हजारों, लाखों और करोड़ों लोगों की भी सर समस्या हो सकती है। आपने देखा होगा कंपनी के नाम पे ठगी करने के हमारे सामने कितने हजारों और लाखों मामले आते हैं। उसमें कई बार तो पुलिस के द्वारा एफआईआर तक नहीं लिखी जाती है, व्यक्ति परेशान होता है, और यहाँ तो एफआईआर लिख ली, इतने कुछ कोशिश और मेहनत के बाद उसके बाद क्लोजिंग रिपोर्ट भी दे दी। भाई क्लोजिंग रिपोर्ट तो तब दी जाएगी जब आरोपी अज्ञात है। यहाँ तो आरोपी के नाम, पते, फोटो, मोबाइल नंबर, घर का मकान नंबर, गली नंबर तक सब कुछ लिख के दे दिया फरियादी ने थाने में हमारे पक्षकार के द्वारा। तो ये स्थिति तो एक अलग है, और अज्ञात क्या सभी ज्ञात है यहाँ तो। और ये भी नहीं है कि ट्रांजेक्शन कोई नगद दिया हाथ में तो पुलिस ये कहे कि आप झूठ बोल रहे हो, आपने पैसा दिया ही नहीं ने, वो उनके खाते में मौजूद, खाते से उन्होंने वहां भेजा, वहां से निकाल के या तो घर रख लिया या दूसरे खातों में दे दिया। पुलिस चाहती तो वो जब्त कर सकती थी, मुलजिमों को गिरफ्तार कर सकती थी, बैंक के सभी खाते, चेकबुक, पासबुक सब गिरफ्तार जब्त करके कोर्ट में पेश कर सकती थी। और जिस प्रकार से उन्होंने वो 8,36,000 वाले फरियादी से राजीनामा किया, उसके हाथ हाथ जोड़े, पांव पड़े उसके, और किया कि भैया ये पैसे ले तुम्हारे 8,36,000 और केस में ये खत्म करवा ले, उसने लिख के दिया जब कहीं जाके उसकी जमानत हुई। अब यहाँ वो स्थिति यहाँ भी बनती, लेकिन जब अभियुक्त गण की एफआईआर ही खात्मा खारिजा हो गई, तब भला वो पैसे क्यों देंगे वापस? और अनुसंधानकर्ता अधिकारी ने भी भला क्यों खात्मा खारिजा लगा दिया? अब ये एक अलग विषय है, ये सब न्यायालय देखेगा, न्यायालय जांच करेगा। तो ये बहरहाल हमारे सामने सर अधिकार मौजूद है, और हमारे सामने आपत्ति भी करने का अधिकार मौजूद है, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले भी मौजूद हैं। तो आज का वीडियो सर एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक से संबंधित था हमारा, कि क्या एफआईआर के बाद पुलिस क्लोजर रिपोर्ट दे सकती है? जी हाँ, दे सकती है, लेकिन जब गवाह सबूत मौजूद हो तो क्या करना चाहिए? तो सारी डिटेल जानकारी सर मैंने आपको वीडियो में दे दी है। पुलिस क्लोजर रिपोर्ट पेश कर सकती है सर, बिल्कुल, या तो वो चार्जशीट पेश करेगी पूरा चालान, या फिर क्लोजर रिपोर्ट। क्लोजर रिपोर्ट में नोटिस दिया जाएगा फरियादी को, रिपोर्टकर्ता को, उसके बयान लिए जाएंगे और उसको क्लोज कर दिया जाएगा। एक मेरे ही परिचित मामले में देखने में आया था, जब ये क्लोजर रिपोर्ट का मामला जब मेरे सामने आया, तो मैंने मेरे कुछ अधिवक्ता साथियों से भी संपर्क किया। तो मेरे एक साथी वकील साहब बता रहे थे कि उन्हीं के पास में एक इस प्रकार का मामला था कि रात को मोटरसाइकिल लूटने का प्रयास किया गया, वो झूंगा झटकी में उनके सिर पे मारा गया,
उस फरियादी को तो 3 टाके आए। उसने रिपोर्ट लिखाई, अंधेरे में मुलजिम भाग गए, मोटरसाइकिल वो नहीं ले जा पाए, अब वो मुलजिम भाग गए, अब मुलजिम अज्ञात थे। पुलिस ने जांच चालू की, ना तो मुलजिमों को पता लगा और ना कोई सबूत लगा। अंत में फिर पुलिस ने खात्मा खारिजे की सूचना कोर्ट में दी। पुलिस डायरेक्ट खात्मा खारिजा खुद नहीं कर सकती, ये जज साहब करेंगे। इस मामले में तो पुलिस अधिकारी महोदय के द्वारा ही खात्मा खारिजा करके दे दिया गया है। ठीक है, वो जज साहब देखेंगे अब जो भी स्थिति बनेगी, उसको स्वीकार करते हैं क्या स्वीकार करते हैं। तो उस स्थिति में फिर वो हमारे जो वकील साहब के द्वारा मुझे बताया गया था, ये प्रैक्टिकल जानकारी मैं इसलिए बता रहा हूँ सर, कहीं ना कहीं हम ला के क्षेत्र के अगर किसी भी टॉपिक पर बात करते हैं तो उसको हम पूरी गहराई से समझें हम। और गहराई से समझने का सबसे अच्छा मैदान है प्रैक्टिकल। हम कभी तालाब किनारे बैठकर तैरना नहीं सीख सकते, हमें तालाब में उतरना पड़ेगा। और उतरने के बाद सिर्फ घुटन घुटन पानी में हम खड़े हो जाएं तब भी हम तैरना नहीं सीखेंगे, हमें थोड़े से पानी में जाना होगा जहां हमारे हाथ पांव चल जाएं और हम डूबे नहीं जहां पे, और वहां फिर आपको प्रैक्टिस करना होगी जब तक आप तैरना नहीं सीख जाए। तो इसी प्रकार से हमारे लॉ के टॉपिक भी हैं, ये हम जब इसको प्रैक्टिकली देखते और समझते हैं तो ये हमारे दिल में उतर जाती हैं, बातें हमारे दिमाग में समा जाती हैं। हमें किसी किताब को खोल के पढ़ने की जरूरत नहीं है सर। मैं वीडियो इसी प्रकार से बनाने की कोशिश करता हूँ, यदि आपसे रात में भी उठा के पूछे कि भाई क्या कार्रवाई करना है, तो आप मेरा वीडियो और ई बुक पीडीएफ देखने के बाद सोच समझ सकें, बता सकें क्या इसमें ये हमारे सामने रास्ते उपलब्ध हैं। तो वो जब 3 टाके भी आए और अज्ञात भी था, तब कहीं जाके फरियादी के बयान लेकर उस रिपोर्ट को निरस्त किया गया, उनके द्वारा, वकील साहब के द्वारा मुझे बताया गया। तो वो उनका भी यही कहना था और अन्य अधिवक्ता गण का भी यही कहना था कि आपके पक्षकार के साथ ये अनजस्टिस हो रहा है, आप आपत्ति करें। और हमारे द्वारा आपत्ति भी की गई है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह पक्षकार को जरूर कामयाबी और सफलता मिलेगी और उसके 28 लाख रुपए डूबने से भी बचेंगे और ऐसे बेईमान और चोरों को जरूर सजा होगी। और समाज में आप भी जागते रहें, सचेत रहें, इस प्रकार के ठग, बदमाश और बेईमान किस्म के लोग कहीं आपके मोहल्ले में ही आसपास नहीं घूम रहे हैं, इस बात पे भी आप ध्यान रखें। और यदि इस प्रकार की घटना पाई जाती है तो ऐसे लोगों को फौरन भगा दें, जो लोगों के पैसे ठगने के लिए कंपनी के प्रभारी अधिकारी मैनेजर बनकर आते हैं और पैसे लेकर वो भाग जाते हैं। और जब उनसे पैसे वापस माने मांगे जाते हैं तो कुछ समय तो बहाना बनाते हैं ताकि टाइम खींचते रहें हम, लंबा समय खींच जाएगा तो केस कमजोर हो जाएगा। ये थोड़े से पैसे दे दिए और फिर सालों ये हम उनको चलाते रहेंगे, तो होशियार हो जाएं, फौरन आप थाने में रिपोर्ट दर्ज करें, मुकदमा दर्ज करें। यदि पुलिस एफआईआर लिखने से मना करती है तो आपके सामने 175(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का उपलब्ध मौजूद है। आप वकील साहब से संपर्क करें और आपके सारे ग्राउंड के आधार पर प्राइवेट आवेदन कोर्ट में जज साहब को दें, वहां आप गवाह सबूत कराएं, जज साहब वहां से आदेश दे देंगे थाना प्रभारी को कि इस केस में पूरी जांच रिपोर्ट करके हमारे सामने पेश करें। फिर जज साहब डिसाइड करेंगे उसमें आगे का आपके रिकॉर्ड और गवाह सबूत के, तो आपके पास उपलब्ध मौजूद है। आपके पास कई साधन और अवसर मौजूद हैं, आप हाथ पे हाथ रखकर ना बैठे, ना आप डरे, ना आप घबराएं। मेरा वीडियो का भी बनाने का भी मकसद यही है सर कि जब किसी व्यक्ति के साथ फोर्जरी होती है, धोखाधड़ी होती है, तो एक तो उसको उसके पैसे जाने का गम होता है, तीसरा वो मुलजिम खुले आम घूम रहे हैं सीना ताने, धमकी अलग दे रहे हैं, लड़ने पर अगर आमादा है, वो मतलब उसकी जो मानसिक पीड़ा है सर वो इतनी असहनीय होती है कि यदि वो मुलजिम कहीं ना कहीं जेल की सलाख के पीछे पहुंच जाए तो उसको कहीं ना कहीं तो कुछ संतुष्टि उसके दिल को मिलती है कि हाँ, इन लोगों ने मेरे साथ धोखाधड़ी की और बेईमानी की और आज ये जेल की सलाखों के पीछे हैं। तो उसे कहीं ना कहीं रिलीफ मिलता है और उसके बाद उसके वसूली के भी प्रावधान है सर। जब अदालत के द्वारा उनको दोषी ठहरा दिया जाता है सब गुण दोषों के आधार पर, तब वो उससे वसूली के भी उसमें प्रावधान दिए गए, 357 के तहत वसूली की भी कार्रवाई की जा सकती है उसमें स्वतंत्र। हालांकि ये तो धोखाधड़ी का मामला है सर, सीधा सा वो इंटेंशन ही धोखाधड़ी कर लेकर आए थे, शुरू से बुनियादी धोखाधड़ी की थी। उनकी पूरी प्लानिंग, उनका पूरा फ्रॉड का तरीका, पूरा सुनियोजित संगठित अपराध, पूरा धोखाधड़ी के ही अपराध का था। और इसी प्रकार का एक और अन्य अपराध जो 8,36,000 रुपए की धोखाधड़ी की गई, एक और व्यक्ति के साथ 2,37,500 की धोखाधड़ी की गई, मेरे पक्षकार के साथ 28 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई। तो कुल 3 आपराधिक रिकॉर्ड उनके मौजूद थे, पुलिस थाने में भी मौजूद थे। मतलब थाना प्रभारी महोदय को ये दिखाई नहीं दिए सर कि ये 3 3 अपराध इनके ऊपर मौजूद हैं, उनको पता नहीं क्यों दिखाई नहीं दिए। अब जज साहब तो देखेंगे, हमने वहां आपत्ति ले ली है। और 1 साल तक उससे ऊपर मेरा पक्षकार ने इंतजार किया कि पुलिस अब जांच करेगी, अब रिपोर्ट पेश करेगी, अब जांच करेगी। तो वो अब जांच करना, अब रिपोर्ट पेश करना, तो ऐसी रिपोर्ट पेश करेगी पूरा खात्मा खर्चा कर दिया उसका, खारिजा रिपोर्ट,
खत्म रिपोर्ट। अब आप क्या करोगे साहब? वो दुखी तो इतना है पक्षकार मेरा कि मैं क्या बताऊं सर आपको। लेकिन अब ठीक है सर, हालात और समय और परिस्थितियां, हमें ऊपर वाले पे जरूर भरोसा रखना चाहिए। और न्याय हमेशा प्राप्त होता है, सच के साथ है। सच को ना तो कोई दबा सकता है ना मिटा सकता है। एक अदालत, उसके बाद ऊपर की अदालत, उसके बाद ऊपर की अदालत, जेएमएफसी, एडीजे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। कई प्रकरणों में आपने भी देखा होगा कि निचली कोर्ट ने भले ही कुछ भी फैसला दिया हो, ऊपर वाली कोर्ट ने बदल के उसको दे दिया। तो आप हिम्मत ना हारें। मेरे ऑल इंडिया के मेरे सभी व्यूवर्स से मेरी यही रिक्वेस्ट है, यदि आपके साथ भी धोखाधड़ी हुई है, आपके साथ भी अन्याय हुआ है, और ये इतनी सारी घटनाएं जो डिटेल में मैंने बताई, आप भी इनका प्रैक्टिकली सामना यदि आप कर रहे हैं, तो आप चिंता ना करें, आप अपना प्रयास जारी रखें। वो कानूनी प्रावधान जो मैंने आपको ई बुक पीडीएफ के अंदर से बताए हैं, और जो मैंने आपको बुक के अंदर से बताए हैं, उनका इस्तेमाल आप करें, वकील साहब से मिलें, और कानूनी कार्रवाई करने में पीछे ना हटें। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कानूनी कार्रवाई आपके द्वारा की जाती है, उसके बाद भी आपके हाथ में मायूसी लगे। जैसे कि मेरे पक्षकार की पहले तो रिपोर्ट ही दर्ज नहीं हो रही थी, और रिपोर्ट दर्ज होने के बाद खात्मा खर्च आ गया। तो भी आप हिम्मत ना हारें। आपकी ऑल इंडिया के जितने भी लोग इस प्रकार से पीड़ित और परेशान हैं, उनके लिए मैं मोटिवेशन के लिए दो लाइनें कहना चाहूंगा। हरिवंश राय बच्चन साहब की ये कविता है, अमिताभ बच्चन साहब के जो पिताजी हैं। बहुत खूबसूरत कविता उन्होंने लिखी है एक आदमी के अंदर हौसला बढ़ाने के लिए, कि आदमी के अंदर जब हौसला टूटने लगे तो आओ इस प्रकार से अपना हौसला बढ़ाए, और हौसला बढ़ेगा तभी कदम बढ़ेंगे। अगर हौसला टूट गया तो सब कुछ मिट गया सर। हौसला बड़ी चीज है, अपना हौसला कभी ना टूटने दें। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। नन्ही चींटी दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना करता है। मेहनत उसकी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गोताखोर सिंधु में जाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती, मतलब मोतियां मोती मिल जाते हैं उसको। मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और देखो और सुधार करो। नींद और चैन को त्यागो तुम, जब तक सफल ना हो। नींद और चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बगैर ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो सभी जो पीड़ित लोग हैं, किसी भी प्रकार से अगर वो पीड़ित हैं और उनको न्याय नहीं मिल रहा है, तो हिम्मत ना हारे। मैंने जो आपको मोटिवेशन लाइन बना बताई है, इससे अपना हिम्मत और धैर्य बनाए रखें। अदालतों में भी मैंने देखा है सर, और आपने भी देखा होगा, कई मुकदमे ऐसे होते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निचले सभी न्यायालयों के फैसलों को निरस्त कर दिया गया, और एक नया ही फैसला फरियादी के पक्ष में दे दिया गया। तो न्याय कहीं ना कहीं जरूर मिलता है। सवाल इस बात का है कि आप कोशिश करते हैं या घर बैठ जाते हैं। अगर आप घर बैठ गए तो आपका हाथ पकड़कर कोई इंसाफ दिलाने नहीं आएगा। जैसे कि मेरे पक्षकार के 28 लाख रुपए, वो अगर घर बैठ जाएगा तो डूब गए। कोशिश हमारी जारी है, और उम्मीद है कि उसको जस्टिस मिलेगा, उसको उसका पैसा मिलेगा, और मुलजिमों को सजा भी मिलेगी। तो होशियार रहें, जागते रहें, सचेत रहें। मेरा वीडियो बनाने का भी यही मकसद है कि आपके साथ जीवन में इस प्रकार की धोखाधड़ी की घटना ना हो, जिस प्रकार की घटना मेरा पक्षकार के द्वारा सामना किया गया, जो मैंने आपको एक उदाहरण बताया। होशियार रहें, जागते रहें, सचेत रहें। ऐसे फ्रॉडी किस्म के लोगों को गो बैंड गान करते हैं, भगा दें। हमारे इलाके में, एरिया में, घर के आसपास, गली मोहल्ले में भी नहीं दिखना चाहिए। कि दिखते हैं तो उनसे कह दो कि दोबारा इधर ना आना आप। और अगर वो नहीं मानते हैं तो पुलिस थाने में आप शिकायत भी दर्ज कराएं सर। तो इस प्रकार से आज के वीडियो से रिलेटेड मैंने सर मुकम्मल कानूनी जानकारी आपको दे दी है। क्या एफआईआर के बाद पुलिस क्लोजर रिपोर्ट दे सकती है? जब गवाह सबूत मौजूद हो तो क्या करना चाहिए? पूरी डिटेल जानकारी सर मैंने दे दी है, विथ साइटेशन दी है, आवेदनों की ड्राफ्टिंग के साथ दी है। 5 प्रकार के आवेदन की ड्राफ्टिंग मैंने दी है, जो इस प्रकार का पीड़ित पक्ष उसका इस्तेमाल कर सकता है। तो उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।